नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 16 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 16 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का कौन सा देश यहाँ पे सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चाइना जो है वो क्या है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। बात करते हैं सार्क की। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को होती है। तो 8 दिसंबर 1985 को क्या होती है, आपकी सार्क संगठन की क्या होती है, स्थापना होती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहाँ पर हुई थी। तो सार्क की स्थापना 1985 में 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू, कहाँ पर है हेडक्वार्टर, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कब बनाया गया। तो सार्क का हेडक्वार्टर 1987 में बनाया गया। स्थापना इसकी पहले 1985 में हो जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सार्क जो संगठन है इसमें कुल कितने देश है। तो सार्क संगठन में कुल 8 देश है। इस बार दिया था कौन सा देश नहीं है, अगले बार देगा कौन सा देश है, तो कुछ भी दिया जा सकता है। आपको आठों के आठों देश याद होने चाहिए। ये मान लीजिए भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं वो सार्क में आते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो कि मैं आपको चुटकियों में याद कराने वाला हूँ। आपको इस क्वेश्चन से कोई भी दिक्कत परीक्षाओं के लिए आने वाली नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आप भी एसपीटेट नवंबर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोचिंग लेना चाहते हो, तो हमारे पास आपके लिए है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब कि जो क्लास हमारी लाइव रहने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। मतलब आप उसको बाद में कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं, मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप हमारा बैच परचेज करते हो तो फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे बैच में, वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को पास कर चुके हैं। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। आप व्हाट्सएप और कॉलिंग के माध्यम से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे सार्क की। भाई सार्क के 8 देश, सर आपने बोला ट्रिक से याद कराऊंगा, तो इसके लिए मेरे पास ट्रिक है MBBS पानी। ट्रिक का नाम क्या है, MBBS पानी। MBBS पानी से बोलेंगे M से मालदीव, B से भूटान, एक B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका। तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये चारों के चारों क्या है, आपकी आपकी सार्क संगठन के क्या है, आपके सदस्य देश है। पानी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल और आई से इंडिया। तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया, ये सारे के सारे क्या है, आपका जो सार्क देश है, सार्क जो संगठन है उसके क्या है, सदस्य देश है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है और ये बार बार परीक्षाओं में आता है। तो अगर बात करें सार्क की, तो सार्क संगठन का जो पूरा नाम है वो है आपका द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिख लेना है जो मैंने ये पूरी लाइन आपको बोली है ना, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ। तो भारत में सार्क का जो पहला सम्मेलन होता है वो 1986 में होता है, क्योंकि पहला तो सार्क का खुद का जो पहला सार्क का था वो बेंगलुरु में, ढाका में हुआ, जहाँ पे स्थापना हुई। लेकिन दूसरा जो हुआ वो भारत में हुआ, और भारत के कहाँ पर, बेंगलुरु में। और कब हुआ, ठीक 1 साल बाद 1986 में हुआ। इस बात को आपने याद रखना है। और वर्तमान में जो सार्क के महासचिव है वो कौन है, क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद गुलाम सरवर, याद रखना है। मोहम्मद गुलाम सरवर जो है वो क्या है, वर्तमान में सार्क के महासचिव है। ये बात आपको याद रखनी है। हर एक बात देखिए परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप कितना इंपॉर्टेंट इस परीक्षा को लेके जा रहे हैं ये डिपेंड करता है एक बच्चे पे। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट सबसे पहले फतेह किया। तो भारत की वो महिला जिसके द्वारा सबसे पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया जाता है। पूरे विश्व में बहुत बड़ी उपाधि थी, तो ये थी श्रीमती संतोष यादव। तो श्रीमती संतोष यादव जी, जिनके द्वारा एक बार 1992-93 के आसपास इनके द्वारा जो है वो
93, 92 2 साल इन्होंने कंटिन्यू जो है वो क्या है माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला वो थी जोंको तबई। क्या नाम था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जोंको तबई जो है वो कौन थी? ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इन्होंने ये उपलब्धि कब हासिल की थी? आपको ये पता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कब एग्जैक्ट गई थी। तो जोंको तबई गई थी 16 मई 1975। तो 16 मई 1975 को पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, ये किस देश की राष्ट्रीयता, किस देश की थी जोंको तबई? तो जापान देश की महिला थी। ये भी क्वेश्चन देखो, एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम का लेवल नहीं बढ़ रहा है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, कि भारत से वो महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है श्रीमती बछेंद्री पाल। कौन है आपकी? श्रीमती बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल भारत की वो महिला है जो कि जो है वो क्या गई थी, भारत से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बछेंद्री पाल जो है वो क्या है, बछेंद्री पाल क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है वो। और ये उपलब्धि इन्होंने कब हासिल की थी बछेंद्री पाल ने? तो बछेंद्री पाल जो है वो आपका कब माउंट एवरेस्ट पे गई थी? तो याद रखना 23 मई 1984। तो बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को जो है वो पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो न्यूजीलैंड के थे एक एडमंड हिलेरी। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया था एडमंड हिलेरी, और इनके साथी नेपाल के एक शेरपा होते थे तेंजिंग नोर्गे। भाई याद रखना है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, इन दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा सबसे पहले दुनिया के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था। और कब फतेह किया? तो याद रखना 29 मई 1953। तो दुनिया के अंदर सबसे पहले 29 मई 1953 को दो व्यक्ति, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे के द्वारा जो है वो क्या किया गया, 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया। और उसके बाद ही 29 मई को क्या मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर साल माउंट एवरेस्ट दिवस डे कब मनाया जाता है। तो तब से लेकर ही जो है 29 मई को दिन ही क्या मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो अगर बात करें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन कौन था? हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, हरिसेन ने क्या महान कार्य किया था? तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसको आप बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, की रचना की। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा, या इलाहाबाद स्तंभ लेख की जो रचयिता है वो रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इसको अब जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति भाई किसके द्वारा इसको जो है इसकी रचना की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की जो रचना है वो समुद्रगुप्त की तारीफ में, इसकी जहाँ पे समुद्रगुप्त की विजयों की बात की गई है वो किसके द्वारा की गई? हरिसेन के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें समुद्रगुप्त की, भाई ये वही समुद्रगुप्त है जिसको भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता था। जब भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा है वो किसने कहा है? आप सब लोग जानते हैं कि V.A. स्मिथ। भाई एक V.A. स्मिथ होते थे, इसी V.A. स्मिथ के द्वारा जो समुद्रगुप्त है, ये गुप्त वंश के जो राजा थे, इनको जो है वो क्या कहा गया था? भारत का नेपोलियन कहा गया था। अच्छा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके समुद्रगुप्त है इनको और किस नाम से जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा संगीत प्रेमी थे और इनको ना इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना कि गुप्त वंश के वो राजा जिनको कविराज भी कहा जाता था, तो कविराज भी आपका समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, भारत का नेपोलियन भी कहते थे। अब अगर बात करें समुद्रगुप्त की, देखिए इन्होंने क्या है, आपके उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया था। इसी कारण इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत के कितने राज्यों को? 12 राज्यों को। उत्तर भारत के कितने राज्यों को? उत्तर भारत के 9 राज्यों को। तो देखो भाई, और ये इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था आपका इनकी जो माता थी कुमार देवी, ये कुमार देवी का पुत्र था और इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के
इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त के, ये भी आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम पिता थे समुद्रगुप्त के। और अगर बात करें इनकी माता का, तो इनकी माता का नाम था कुमार देवी, जो कि एक लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कुमार देवी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, बात करें समुद्रगुप्त की, तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश के वो राजा जिनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित भी समुद्रगुप्त को ही किया गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए यहाँ पे बाणभट्ट लिखा गया है। अगर बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का एक दरबारी राजकवि था। बाणभट्ट के द्वारा बहुत ही फेमस ग्रंथ, बहुत बार पूछा जाता है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। तो हर्षचरित के रचयिता आपके जो है वो कौन है, आपके बाणभट्ट साहब है। इस बात को आपने याद रखना है। और एक इनके द्वारा और एक प्रमुख ग्रंथ है इनका कादम्बरी। तो कादम्बरी और आपका कौन सा ग्रंथ, कादम्बरी और आपका जो आपका हर्षचरित है, ये दोनों के दोनों ग्रंथ एग्जामिनर पूछ सकता है किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये लिखे गए हैं आपके बाणभट्ट के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्होंने हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन के जीवन पर जो है ये कहानी, ऐतिहासिक रचना रची थी कि हर्षवर्धन का जीवन कैसा था, जो कि गुप्त वंश के एक राजा थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखने हैं। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया है चंद्रबरदाई। अगर बात करें चंद्रबरदाई की, तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है आपकी पृथ्वीराज रासो। तो याद रखना है कि जो पृथ्वीराज रासो है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन, शौर्य और युद्धों के बारे में बताती है। तो ये पृथ्वीराज रासो में जो है किसने बताया है, उनके बचपन के मित्र और राजकवि होते थे चंद्रबरदाई, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो इन्होंने चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो बोलेंगे चंद्रबरदाई की सबसे फेमस जो आपकी रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। तो ये भी आपको डिटेल से याद रखे जाने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व रेडियो दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। थोड़े इंपॉर्टेंट डेज भी देख लेते हैं। पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन, फ्री का नंबर एसबी टेट में आता है। और अक्सर जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, चाहे 80 वीडियो बनाऊँ, 60 बनाऊँ, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो विश्व रेडियो दिवस आप सब लोग जानते हैं कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। पता होना चाहिए, कनेक्शन, चीज़ें कनेक्टेड हो ना तो फिर पढ़ने का मजा ही कुछ और आता है। तो आपका नेशनल वुमेन डे कब होता है, वो आपका कब होता है, 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही विश्व आपका रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में 14 फरवरी यहाँ पे दिया है, तो 14 फरवरी को आपका जो पुलवामा शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16-17 को कुछ भी नहीं है। फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय तटरक्षक दिवस। कब होता है भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट लाइन डे, ये 1 फरवरी को होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि बोले तो वेटलैंड साइड डे, मतलब कि आपका रामसर दिवस। तो रामसर स्थल दिवस जो होता है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि विश्व रामसर दिवस कब मनाया जाता है या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे सीधा सीधा 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। फिर विश्व कैंसर दिवस कब होता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है। हमने बात यहाँ पे करी थी कि आपका जो 21 फरवरी होता है, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्या बोलेंगे, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हमने राष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ा। एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि नेशनल लेवल इंडिया में होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारी बातें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अब विश्व की बात हो रही है तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपका कब मनाया जाएगा, आपका 15 मार्च को मनाया जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस की बात करें तो ये आपका 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखे जानी है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। अगर बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1973 के आसपास हो गया था। वैसे प्रारंभ की बात करें तो 70 के आसपास इसकी जड़ यहाँ पे हो गई थी, लेकिन जो असल में शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, क्वेश्चन ये भी कभी कभार पूछा जाता है। तो अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले से, कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। और बाद में ये उस समय क्या था, ये
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उस समय उत्तराखंड, उस समय उत्तराखंड नहीं था। और ये चमोली ज़िले के एक मंडल गाँव, भाई अगर गाँव भी पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा गाँव है, तो बोलेंगे सर मंडल गाँव जो था उस समय वहाँ का, वहाँ से इसको शुरू किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके कुछ प्रमुख नेता पूछे जाते हैं कि पेड़ों से चिपक कर लोग चिपक गए इसलिए इसको नाम चिपको आंदोलन दे दिया। इसके कुछ प्रमुख नेता है सुंदरलाल बहुगुणा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको आंदोलन के सबसे फेमस नेता। अगर आप इस बार टेट नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जो है वो एच पी टेट का जो रिजल्ट हिमाचल के अंदर जो पहले रहता था 20% 25%, क्या मेरी यूट्यूब पे वीडियो डालने से वो रिजल्ट चेंज हो रहा है। और हम और भी मेरे भाई, बहुत सारे भाई लोग हिमाचल के अंदर जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं बहुत एफर्ट्स डालते हैं और आप रिजल्ट एच पी टेट के अब देख सकते हो। स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अब डाले जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता, हर एक चैनल हर एक व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता है और इसीलिए आप भी मेहनत करते रहिए, हम भी आपके बीच मेहनत करवा रहे हैं हमेशा आप बेहतर तरीके से। और मेरा तो हमेशा यही रहता है कि हर दिन आपके लिए कंटेंट लाऊं, हर दिन इस कंटेंट को बनाने के लिए शायद ही हमको पता होगा कि कितना समय लग जाता है। तो आप ज़रूर एच पी टेट के रिजल्ट देख सकते हो एक साल के अंदर, जब से यूथ अध्ययन मार्केट में आया है कि टेट रिजल्ट्स कितने बढ़ रहे हैं। ये चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो यार, हर हर महादेव। तो आइए वापस, चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन इनके साथ दो और भी थे। वही पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा अगर ना हो तो कौन होगा। चंदी प्रसाद भट्ट, ये भी प्रमुख लीडर थे, चंदी प्रसाद भट्ट। और इनके साथ दूसरे जो थे वो थे गौरा देवी। कौन थे? गौरा देवी। तो गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट जो है वो क्या थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का अंतिम और बेहतरीन क्वेश्चन परीक्षा में आपके सामने आ चुका है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। भाई देखो, अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर गए तो फिर ये समझिए एच पी टेट परीक्षा का देने का कोई आपको फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। अब आपको ऐसे याद नहीं करना है कि आप ऐसे याद कर लो कि आपको दिक्कत हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यूथ अध्ययन वाले सर ने बोला है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो पैदल तो नहीं जाओगे, किसी गाड़ी या बस में जाओगे। तो महासागरों पे आपको ट्रिक लगानी है पैसा। अगर आपको महासागर देखने जाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? जेब में पैसा होना चाहिए। तो पैसे से बोलेंगे, हम इसको ऐसे भी याद कर लेंगे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उसके बाद कौन सा कैसे है। तो सबसे बड़ा महासागर दुनिया का है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दुनिया में 5 है, PAISA, पता चल गया जी, पैसे से 5 ही अक्षर है। दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक महासागर। तीसरा सबसे बड़ा है इंडियन ओशियन, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। चौथा सबसे बड़ा है दक्षिणी महासागर, जिसको साउथर्न ओशियन कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, इसको अंटार्कटिक ओशियन भी कभी कहते हैं। और पांचवा सबसे जो छोटा महासागर है वो है आपका कौन सा? आपका सबसे बड़ा है पैसिफिक, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है आपका अटलांटिक, तीसरा सबसे बड़ा है हिंद महासागर, चौथा सबसे बड़ा है साउथर्न ओशियन और पांचवा सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशियन। भाई पैसे वाली ट्रिक से सर बिल्कुल याद करवा दिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, बोले भैया पैसिफिक सबसे बड़ा है। फिर बोलेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। देखिए, इन चीज़ों को ना जितना बेहतर तरीके से आप लोग सीखोगे उतनी बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। और ये इन चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, मैंने ट्रिक में बता दिया कौन सा है, पैसिफिक महासागर है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रशांत महासागर है उसका आकार कैसा है, तो प्रशांत महासागर का आकार है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बोले तो ट्राइंगल शेप में है। और जो प्रशांत महासागर है वो कुल महासागरों का अकेले 100 में से 60% तो अकेले कवर करता है। तो याद रखना, कुल महासागरों का 60% जो है वो कहाँ पर आता है, तो कुल महासागरों का 7% अकेले आपका प्रशांत महासागर कवर करता है। भाई प्रशांत महासागर से और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर जो है वो, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है। हर महासागर में ट्रेंच होती है कि सबसे नीचे वाली जो गहराई होती है। तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो है मारियाना गर्त। कौन सा है आपका? मारियाना गर्त। ये बात आपको याद रखना है, जो कि पूरी दुनिया की भी सबसे गहरी ट्रेंच है, सबसे गहरी गर्त है। इस बात को आपने याद रखना है। तो मारियाना गर्त बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछी गई है, इस बार दोबारा आ सकती है। तो याद रखना, मारियाना जो गर्त है इसकी गहराई कितनी है। तो मारियाना गर्त की जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। फिट में बोलेंगे तो 36,000 फीट
क्या है, ये गहरी है। तो मीटर बोलेंगे तो 11,022 मीटर है। और मारियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में पड़ती है, इसीलिए दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अब गहरा पता कैसे चला, क्योंकि मारियाना गर्त कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। हर महासागर में द्वीप भी होता है। क्या होता है, द्वीप होता है। द्वीप होता है जो चारों ओर से, बहुत बार टेट में क्वेश्चन है कि जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई भूमि होती है उसको क्या बोलता है, ये क्या है आपका, उसको बोलते हैं द्वीप, है ना। ये भूमि है और भूमि के आर पार क्या है आपका, द्वीप है, आइलैंड है। तो बात करेंगे प्रशांत महासागर जो है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पपुआ न्यू गिनी। कौन सा है, पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी जो है वो क्या है आपका, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, अटलांटिक। तो दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक है। भाई अटलांटिक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो एस शेप का है, एस आकार का है, तो आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के बारे में इतना ही कहूँगा कि अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है, अटलांटिक महासागर के अंदर जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्या नाम है, ग्रीनलैंड। भाई ग्रीनलैंड जो है वो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो पृथ्वी पर जो आपका ग्रीनलैंड है ये आपको याद रखना है। ये ग्रीनलैंड क्या है, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत जल्द, एक नई जोश, एक नई उम्मीद के साथ। हर हर महादेव।